अमीर देवरानी गरीब जेठानी। दुर्गा देवी की नजर घड़ी की घूमती सुइयों की ओर गड़ी हुई थी, जिसे देखकर वो गुस्से में गरजती हुई कहती है, अरे ओ मेरी कामचोर बहू, आज मुझ बुढ़िया को चाय पानी मिलेगा कि नहीं? बस आई माँ जी। बहू हड़बड़ाहट के साथ चाय लेकर बाहर आ ही रही होती है कि चाय उसके हाथों से छूटकर जमीन पर गिर जाता है, जिसे देखकर सास बौखला कर बोलती है, बेड़ा गर्क हो इस गरीब की बेटी का, सवेरे सवेरे नुकसान करा दिया। क्यूरी जोतस ना बहू, हथेलियों की जान जवाब दे गई है क्या? जानती नहीं कितना महंगा कप था? हाँ, कैसे पता होगा तुझ गरीब को? गिलास में चाय पीने की आदत है ना। माफ कर दीजिए माँ जी, मैं दूसरी चाय ले आती हूँ। अब दोबारा चाय नहीं बनेगी, आज मैं तेरे हिस्से की चाय पीऊंगी। बेचारी बहू बिना कुछ कहे अपने हिस्से की चाय सास को लाकर दे देती है। तभी मोहल्ले की मंथरा मंदा उसके घर में दस्तक देती है। अरे कैसी है मेरी सहेली? अरे मंदा, तू आज मेरे घर कैसे? रास्ता भटक गई है क्या? अरे भूली भटकी नहीं आई, बल्कि ये बताने आई हूँ कि आज मेरी नई बहू की मुंह दिखाई है। तू आ जाना। क्या बात है, बहू के आने की बड़ी खुशी है तुझे? लगता है बहू के मायके से तगड़ा माल मिला है। और नहीं तो क्या, पूरे मोहल्ले में मंदा की बहू बढ़ चढ़कर दहेज लाई है। अब मंदा से किसी की बहू का मुकाबला नहीं, और तेरी तो बिल्कुल भी नहीं। आखिर गरीब बहू की सास जो ठहरी। अच्छा चलती हूँ। अपनी सहेली मंदा के मुंह से गरीब बहू की सास होने का ताना सुनकर गुस्से से सुलगती दुर्गा कहती है, बहुत गुरूर है ना इस मंदा को। अब मैं अपने ऋतिक की शादी ऐसी अमीर लड़की से करूंगी जिसे देखकर मंदा जल भुनकर मर जाएगी। इसके बाद सास अमीर बहू की खोज में जुट जाती है, जो दिव्यानी पर खत्म होती है। कुछ ही दिनों की देरी के बाद दिव्यानी बहू बनकर ससुराल आती है। दिव्यानी बहू, मैं तेरी सास हूँ, और ये तेरा ससुराल, और ये तेरे जेठ जी, और ये तेरी जेठानी। ओहो सासू माँ, पूरे परिवार का परिचय दरवाजे पर ही बताना जरूरी है क्या? अरे दिव्यानी, ये क्या सलीका है अपनी सास से बात करने का? ओ प्लीज ऋतिक, मुझे सलीका सिखाने से अच्छा होगा तुम मुझे कमरे तक ले जाओ। छोटी बहू की झड़प सास के मन को छल्ली कर देती है। जैसे तैसे रात गुजरती है। अगली सुबह जेठानी भोर की पहली किरण के साथ जागकर काम काज करके सभी के खातिर खाना बनाती है। वहीं देवरानी 10 बजे कमरे से बाहर आती है। दिव्यानी, आज तुम्हारा ससुराल में पहला दिन है और तुम 10 बजे उठ रही हो, ये सही नहीं। अरियो मेरी गरीब जेठानी जी, ये सही गलत की सीख का ज्ञान मुझे मत बांटो। देवरानी जेठानी का शोरगुल सुनकर सास वहां आती है। क्या हुआ छोटी बहू? जरा मेरी गरीब जेठानी जी को समझा दो माँ जी कि मैं ये इनकी हिदायत सुनने नहीं आई, इसीलिए मुझ पर हुक्म ना चलाए। अरे छोटी बहू, तू मन छोटा मत कर। बड़ी बहू, दोबारा कभी अपनी देवरानी के ऊपर रोक टोक ना करना, समझी? उम्मीद है सासू माँ की बातें आपको समझ आ गई होगी जेठानी जी। अब बिना देर किए अपनी देवरानी के लिए एक दमदार सी चाय बनाइए। देवरानी रईसी भरा रुझान दिखाकर गरीब जेठानी पर हुक्म जताकर चली जाती है, मगर जेठानी ससुराल की शांति भंग नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो चुपचाप चाय बनाने लगती है। कुछ देर बाद, ये लीजिए देवरानी जी, आपकी चाय। ये कैसी गरीबों वाली चीनी कम चाय बनाई है आपने जेठानी जी? ऐसा लग रहा है पानी और चाय पत्ती के घोल का घूंट पी रही हूँ, दूध तो दिखाई ही नहीं दे रहा। देवरानी जी, चाय तो मैंने आपके कहे मुताबिक ही बनाई थी। बस कीजिए, आप तो बनिए से भी बड़ी कंजूस मक्खी चूस है। जाइए, जाकर मेरे लिए फिर से चाय बनाइए। इस बार सास को छोटी बहू का झूठा दिखावा दिख जाता है, मगर वो बोलती भी क्या, क्योंकि अपने घर में अमीर बहू का बीज उसने खुद ही बोया था। समय बीतता है, जिसके साथ देवरानी का अमीरी का दिखावा और भी बढ़ जाता है, जिसे देखकर दुर्गा अपनी बड़ी बहू से बोलती है, जोतस ना बहू। अरे माँ जी, आपको कुछ चाहिए? बहू, अपनी सास को माफ कर दे। अगर मैंने तेरी कदर की होती तो आज तेरी देवरानी भी तुझे तेवर ना दिखाती। मैं समझ गई हूँ कि इंसान अमीरी गरीबी से बड़ा नहीं होता, बल्कि अपने सोच और समझ से बड़ा होता है, और यही सच्चाई तुझे अपनी देवरानी को दिखाना है।
फिर सास बहू के कान में फुसफुसाती है उसी शाम। देवरानी जी, अरे ओ देवरानी जी, क्या हो गया जेठानी जी जो इतनी जोर जोर से गरज रही हो? गरजू नहीं तो क्या करूं, क्योंकि मेरी देवरानी जी अपनी ही बहरी दुनिया में मगन जो रहती है। क्या क्या क्या? तुमने मुझे बहरी बोला? अपनी जुबान को लगाम दो जेठानी जी, वरना। बस करो देवरानी जी, क्योंकि अब तुम्हारे 2 कौड़ी की धमकियों से मैं चुप नहीं बैठने वाली। चुपचाप मेरे साथ किचन में हाथ बटाओ, जल्दी से ये कटहल काट दो। ये आज हो क्या रहा है? मेरी किसी बात का मेरी गरीब जेठानी के कानों पर जू तक नहीं रेंग रहा। खैर कोई बात नहीं, अब ये देवरानी अपना आखिरी दांव चलेगी। देवरानी जोर जोर से चिल्लाकर अपनी सास को बुलाहट देती है। सासू माँ, अरे ओ सासू माँ, जल्दी से यहाँ आइए। अब क्या हुआ छोटी बहू? माँ जी, जरा जेठानी जी को याद दिलाइए कि मैं कितने बड़े घर की बेटी हूँ। देखो देवरानी जी, होगी तुम अंबानी और टाटा बिरला की बेटी, मगर मेरी तरह ये तुम्हारा भी ससुराल है, इसीलिए तुम मेरे साथ बराबर काम करोगी बस। देखा माँ जी, मेरी गरीब जेठानी मुझ पर कैसे दामन चला रही है। बहू, अब मैं तुम दोनों देवरानी जेठानी के बीच क्या ही बोलूं। ठीक है, आप बोलो ना बोलो माँ जी, मगर मेरी एक बात कान खोलकर सुनो जेठानी जी। मैं यहाँ कद्दू कटहल काटने नहीं आई, मेरे मायके में नौकरों की फौज है। ठीक है देवरानी जी, तो एक आधा नौकर अपने लिए बुलवा लो, क्योंकि अब ये जेठानी जरा भी तुम्हारी जी हुजूरी नहीं करेगी। हाँ ठीक है, आपके हाथों का बना ये घास फूस खाकर मैं भी बोर हो गई, और जिसके पास पैसे हैं उसके लिए जोमेटो जिंदाबाद है। ये बोलकर देवरानी जोमेटो से खाना मंगवाकर खा लेती है। समय बीतता है, जिसके साथ ससुराल के सभी लोग दिव्यानी से दूरियां बनाने लगते हैं। ऋतिक, आज तो संडे है ना, तू इतनी सुबह सुबह क्यों उठ गए हो? क्योंकि ज्योत्सना भाभी ने पिकनिक का प्लान किया था, इसलिए हम पार्क जा रहे हैं। और तुम तो ठहरी अमीर बाप की बेटी, तो तुम्हें तो इन सब की आदत ही नहीं होगी। अपने पति के तानों से दिव्यानी के जुबान पर ताला पड़ जाता है, और जहां ससुराल के सभी लोग एक साथ खुशी से बड़ा दिन बिताते हैं, वहीं दिव्यानी अपनी अमीरी के साथ बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। ससुराल के सभी लोग मेरी इस गरीब जेठानी के साथ कुछ ज्यादा ही घुल मिल रहे हैं, मगर दिव्यानी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं। अब देखना मैं अपनी अमीरी से तुम्हें कैसे मात देती हूँ। उस शाम सभी लोग घर लौट कर आते हैं तो पूरा टेबल तरह तरह के खाने से भरा होता है। अरे इतना सारा खाना किसने बनाया? मैंने। मगर मैंने ये बनाया नहीं, बल्कि मंगाया। जब मुझे पता चला कि मेरी गरीब जेठानी जी ने घर के बना खाने से सो कॉल्ड पिकनिक का प्लान किया, तो मुझे ये कुछ जमा नहीं। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज अपने ससुराल वालों को 5 स्टार होटल का खाना खिलाकर संडे के दिन को असल मायने में स्पेशल बनाया जाए। आप सब खड़े क्यों हैं? खाइए ना, ये शहर के सबसे महंगे होटल का खाना है। ये सुनकर सास गुस्से से सुलगती हुई बोलती है, अरे बहू, खाना चाहे 10 रुपए का हो या हजारों का, आज वो पेट में जाएगा और कल खेत में, समझी? सासू माँ, ये कैसी उलुल जुलुल बात कर रही है आप? तुझे ये बताने की कोशिश कर रही हूँ बहू कि तू अपने महंगे खाने के बलबूते अपने ससुराल वालों का मन जीतने की बेफिजूल कोशिश मत कर, क्योंकि रिश्ते काठ की पुतली नहीं जिसे पैसे से खरीदा जाए। उम्मीद है देवरानी जी, माँ जी की बात तुम्हें समझ आ गई होगी। तुम्हें इतने दिन से यही दिखाने की कोशिश कर रही थी। पैसे इंसान की जरूरत है, मगर परिवार उसकी रीढ़ की हड्डी, जिस पर रईसी का बोझ डालने से रिश्ते बिगड़ने और बिखरने में देर नहीं लगती है। इसलिए असल गरीब मैं नहीं, बल्कि तुम हो, जिसके पास रईसी तो है मगर रिश्ते नहीं। गरीब जेठानी के शब्द से अमीरी के नशे में चढ़ी देवरानी की भौहें जमीन में गिर जाती है। उस पल शब्द भी उसका साथ छोड़ चुके थे। उस दिन के बाद से दिव्यानी ने अपने बर्ताव में बदलाव किया और अपनी जेठानी के साथ घुल मिलकर रहने लगी। नदी में जादुई चंदन के पेड़। एक छोटे से गांव में एक कमला नाम की बूढ़ी औरत अपनी पोती आयुषी के साथ रहा करती थी। उसके साथ उसकी बहू भी रहती थी, जो उसके ऊपर बहुत अत्याचार करती थी। अरे इतना धीरे धीरे हाथ क्यों चला रही हो? थोड़ा जल्दी जल्दी बर्तनों को धो, इसके बाद तुम्हें और भी काम करने हैं। बहू,
मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझसे जितना हो पा रहा है मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अब मैं क्या करूँ, इससे ज्यादा मैं और जल्दी काम नहीं कर सकती। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी मुफ्त की रोटी तो तोड़ ही लोगी, लेकिन तुमसे काम नहीं होगा। अगर आज ये काम समय पर खत्म नहीं हुआ तो याद रखना, मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी। प्रेरणा ऐसा कहकर अपने कमरे में चली जाती है। बेचारी कमला ठंड में बर्तन धोने लगती है। तभी उसकी पोती आयुषी उसके पास आती है और उससे कहती है, दादी माँ, लाओ मैं आपकी मदद कर देती हूँ। अगर आप ऐसे अकेले काम करोगी तो आपको ठंड लग जाएगी। नहीं बेटी, तूने मेरी मदद करने के लिए सोचा, मेरे लिए इतना ही काफी है। अगर तेरी सौतेली माँ ने तुझे काम करते हुए देख लिया तो तुझे भी डांटेगी और मुझे भी डांटेगी, और फिर हम दोनों को ही रात का खाना भी नहीं देगी। कमला के मना करने के बाद भी आयुषी उसकी मदद करने लगती है। देखते ही देखते आयुषी कमला के साथ मिलकर सारा काम खत्म करवा देती है, जिसके बाद दोनों दादी और पोती बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी उनके पास प्रेरणा आती है और उनसे गुस्से से कहती है, हाँ खाओ खाओ, अरे यही तो रह गया मुफ्त की रोटी खाना। खाना खाते ही तुम दोनों जंगल से लकड़ियां लेने चले जाना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। चल बेटी आयुषी, जल्दी जल्दी खाना खा ले, उसके बाद हमें जंगल से लकड़ियां काट कर लानी है। ठीक है दादी माँ। दोनों दादी और पोती लकड़ियां काटने के लिए जंगल में पहुंच जाते हैं। दोनों लकड़ियां काटकर एक नदी किनारे पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं, जहां वो हमेशा लकड़ियां काटकर बैठा करते थे। उस नदी के अंदर कुछ पेड़ उगे थे, लेकिन उनके बारे में न तो कमला को पता था और न ही आयुषी को। दोनों दादी पोती आपस में बातें कर रही होती हैं। तभी वहां कुछ लोग आ जाते हैं और पेड़ को काटने के लिए कहते हैं, अरे यहाँ तुम दोनों क्यों बैठी हो? चलो यहाँ से उठ जाओ, हमें यहाँ पेड़ काटना है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ये पेड़ कितना अच्छा है, इसकी छांव में हम लोग बैठ जाते हैं। अगर तुम इस पेड़ को काट दोगे तो हम कहाँ बैठेंगे, और पेड़ों को काटना तो वैसे भी सख्त मना है। देखो, हमें ये पेड़ काटना है, इसलिए हमारे रास्ते में मत आओ। उन दोनों के ऐसा कहते ही कमला और आयुषी पेड़ को पकड़कर खड़ी हो जाती है। हमारे होते हुए आप इस पेड़ को नहीं काट सकते। उन दोनों का ऐसा करते हुए देख वो दोनों आदमी वहां से चले जाते हैं और बाकी के छोटे मोटे पेड़ों को काटने लगते हैं। तभी पेड़ के अंदर से एक देवी माँ निकलती है। मैं इस जंगल की देवी हूँ। तुम दोनों का ये बर्ताव देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। तुम दोनों ने आज मेरे इस पेड़ को बचा लिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रोज देखती हूँ तुम यहाँ लकड़ियाँ काटने आती हो, और तुम दोनों बहुत गरीब हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये जो नदी में तुम पेड़ देख रही हो, ये कोई साधारण पेड़ नहीं है। ये चंदन की लकड़ी का पेड़ है, और ये चंदन बहुत मूल्यवान है। ये लकड़ी आसानी से कहीं नहीं मिलती, लेकिन आज के बाद तुम इस नदी के अंदर से चंदन की लकड़ियाँ ले जाकर बेच सकती हो। इससे तुम्हारी सभी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी। ऐसा कहकर देवी माँ वहां से चली जाती हैं, जिसके बाद कमला नदी के अंदर जाती है और उसके अंदर से चंदन की लकड़ियां तोड़कर ले आती है। जिसके बाद वो चंदन की लकड़ियों को बाजार में जाकर बेचने लगती है। चंदन बहुत कीमती था, जिसके चलते कमला की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। अरे वाह आयुषी, जरा देख तो सही, हमें तो इसकी अच्छी खासी कीमत मिल गई। इतने सारे पैसे तो मैंने कभी नहीं देखे। दादी माँ, लगता है हमारी किस्मत चमक गई। अब आप मुझे एक नई फ्रॉक दिलवाओ। मेरे पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है, ये फट गए हैं। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, चल आज हम इन पैसों से अपने लिए नए कपड़े खरीदेंगे। कमला अपनी पोती आयुषी को नए कपड़े दिलाती है और खुद भी अपने लिए कपड़े खरीद लेती है। दोनों वापस घर लौट आते हैं, जिसके बाद उनके नए कपड़े देखकर प्रेरणा जल भुन जाती है। अरे ये समय मिला है तुम्हें वापस लौटने तक का? इतने समय से तुम दोनों कहाँ थी? तुम्हें घर के कोई काम नहीं दिखाई देते, और तुम्हारे पास ये नए कपड़े कहाँ से आए? पहले तो तुम्हारे पास ऐसे कोई कपड़े नहीं थे। कमला और आयुषी प्रेरणा से कुछ नहीं कह पाती, जिसके बाद वो दोनों चुपचाप घर के कामों में लग जाते हैं। लेकिन प्रेरणा के मन में ये बात खटक जाती है कि इन दोनों के पास नए कपड़े कहाँ से आए। आज देवी माँ की वजह से कई समय बाद हमें नए कपड़े पहनने को मिले हैं। कितनी अच्छी बात है। दादी माँ, आपसे हम चंदन बेचकर अपनी सभी परेशानियों को दूर करेंगे। उस दिन के बाद से जब भी उन्हें कोई परेशानी होती, वो नदी के अंदर से चंदन के पेड़ से चंदन तोड़ लेते और उसे बाजार में जाकर बेच देते, जिससे उन्हें 4 गुना पैसे मिल जाते।
दादी माँ, रात को सोने के वक्त बहुत ज्यादा ठंड लगती है। मैंने माँ से एक रजाई मांगी थी लेकिन उन्होंने मुझे नहीं दी। आप मेरे लिए एक रजाई खरीद लो। अरे मेरी बच्ची, तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए गरम रजाई जरूर खरीदूंगी। अगले दिन कमला नदी के अंदर से चंदन की लकड़ियां तोड़ लेती है, जिसके बाद वो चंदन की लकड़ियों को बाजार में बेचकर उनसे पैसा कमाती है और कमाए हुए पैसों से वो अपनी पोती आयुषी के लिए रजाई खरीद लेती है। जिसके बाद कमला नई रजाई लेकर घर पहुंचती है। ये क्या, इतनी महंगी रजाई, और वो भी तुम्हारे पास? ये रजाई कहाँ से आई तुम्हारे पास? इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? कुछ नहीं बहू, मैं इतने समय से लकड़ियाँ बेच बेच कर पैसे जोड़ रही थी। बस उन्हीं पैसों से मैं अपनी पोती के लिए एक रजाई लेकर आई हूँ। उसे बहुत तेज ठंड लगती है। अब तो मुझे भी जानना पड़ेगा कि ये 2 रुपए की लकड़ियाँ बेचने से इतने महंगे शौक पूरे कैसे कर रही है। कल मैं इस बात का पता लगा कर ही रहूंगी। प्रेरणा कमला और आयुषी की जासूसी करने लगती है। वहीं कमला और आयुषी दोनों जंगल की तरफ जाती हैं, तो प्रेरणा भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। जिसके बाद प्रेरणा उन दोनों को एक नदी के अंदर जादुई चंदन की लकड़ी वाले पेड़ से चंदन तोड़ते हुए देख लेती है। अच्छा, तो ये बात है। ये दोनों इस नदी से जादुई चंदन के पेड़ से चंदन तोड़ती हैं और उसे बेचती हैं, जिसकी वजह से इनके पास इतने सारे पैसे आ रहे हैं। अगर मैं इस चंदन की लकड़ियों को तोड़कर बेचूं तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगी। प्रेरणा के अंदर लालच आ जाता है, जिसके बाद वो आयुषी और कमला के जाने का इंतजार करती है। उनके जाते ही वो नदी के अंदर जादुई पेड़ से चंदन तोड़ती है, लेकिन वो तोड़ नहीं पाती। अच्छा, ऐसी बात है। मेरा नाम भी प्रेरणा है। प्रेरणा, मैं इस जादुई पेड़ से चंदन की लकड़ी तोड़ कर ही रहूंगी। प्रेरणा तुरंत एक आरी ले आती है, जिसके बाद वे उस पेड़ को काटने वाली होती हैं। तभी पेड़ के अंदर से एक देवी माँ निकलती हैं और प्रेरणा से कहती हैं, तुम जैसी लालची औरतों का कुछ नहीं हो सकता। तुमने चंद पैसों के लिए इस पेड़ को काटने के लिए आरी ले आई। अब मैं तुम्हें इसकी सजा जरूर दूंगी। देवी माँ को अपने सामने देख प्रेरणा को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो माफी मांगते हुए कहती है, देवी माँ, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आइंदा मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। नहीं, तुम्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुमने अपनी माँ जैसी सास के ऊपर, अपनी बेटी जैसी आयुषी के ऊपर बहुत अत्याचार किए हैं। इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। ऐसा कहते ही देवी माँ अपनी शक्तियों के द्वारा नदी के पानी के बहाव को बहुत तेज कर देती है, जिसके चलते प्रेरणा नदी के पानी में डूब जाती है। जिसके बाद देवी माँ वहां से वापस अपने जादुई चंदन की लकड़ियों के पेड़ में गायब हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ कमला और आयुषी दोनों जादुई चंदन के पेड़ की मदद से खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। गरीब माँ का जादुई लहंगा। रसोई घर में चटाई पर सो रही जीविका का शरीर खुली हुई खिड़की से आ रही सर्दी की सरसराहट से ठंडा पड़ चुका था। वह गहरी नींद में बुदबुदा रही थी। माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। रुक जाओ माँ, रुक जाओ। उसका मस्तिष्क ख्वाब में खोया हुआ था। तभी जीविका झुंझलाकर नींद से बाहर आ जाती है और वह बोलती है, फिर से वही सपना। आखिर उस अंधेरे में वो कौन सी चीज चमक रही थी? कुछ ही देर में सुबह के सूरज की रोशनी जीविका के चेहरे पर छिटक पड़ती है, जिसके कारण से उसके रूप की खूबसूरती और भी ज्यादा निखर जाती है। तभी उसकी सौतेली माँ मंदा चिल्लाते हुए रसोई में आती है। अरे ओ महारानी, चल जल्दी से ये बोरिया बिस्तर परे रखकर हमारे लिए चाय बना। ठीक है, मैं अभी बनाती हूँ। जीविका जल्दी से सभी के लिए चाय बना कर देती है। ये लीजिए पिताजी, आपकी चाय। कितनी बार कहा है ना तुझे कि मुझे पिताजी कहकर मत पुकारा कर। तेरी बुद्धि में यह बात बैठती क्यों नहीं? बलवीर हमेशा से ऐसा नहीं था, बल्कि बरसों पहले उसने जीविका के लिए ही दूसरी शादी की थी ताकि ये माँ का आंचल मिल सके। मगर मंदा ने जीविका के खिलाफ बलवीर के मन में ऐसे बीज बोए कि बलवीर के मन में जीविका के लिए जहर घुल गया और एक बाप अपनी ही बेटी का बैरी बन गया और उसका परिवार मंदा और नैना तक ही सिमट कर रह गया। एक दिन जीतन बलवीर के पास आकर बोलता है, अरे जयराम जी की बलवीर भाई, कैसा है तू? अरे ठीक हूँ, तू बता, अरे कैसे आना हुआ? एक रिश्ता है नजर में जीविका के लिए। लड़के वालों को दान दहेज में एक आना नहीं चाहिए, मगर लड़के की पहली पत्नी की मौत हो गई है, इसलिए दूसरी शादी करना चाह रहे हैं।
अब जो कि लड़का विदुर है तो जाहिर सी बात है कि लड़का उम्रदार होगा, यही कोई 40-45 साल का होगा। ये सुनकर बलवीर संकोच में पड़ जाता है। तभी मंदा कहती है, अरे इसमें इतना सोचना विचारना कैसा, लड़का तो वैसे भी उम्र में बड़ा ही होता है। हमें मंजूर है जीतन भाई, आप उन्हें कहो कि बारात लेकर घर आएं और ले जाएं इस आफत को। इस तरह 18 साल की जीविका की शादी एक बड़े उम्र के इंसान के साथ तय हो जाती है। मगर कुछ ही दिन के बाद नैना की शादी एक बड़े घर में तय हो जाती है। अरे जीविका, अपनी बहन को मुबारकबाद नहीं दोगी? तुम्हारी बहन की शादी पक्की हो गई है। बस फर्क इतना है कि तुम एक बूढ़े की बीवी बनोगी और मैं एक सुंदर से लड़के की। सच बताऊं तो तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम के जैसी है। न तुम्हें परिवार का प्यार मिला, न पति का प्यार मिलेगा। दिन बीतते हैं और मंदा और बलवीर नैना की शादी के खरीदारी शुरू कर देते हैं। तभी नैना अपनी शादी का लहंगा लेकर जीविका के पास आती है। ये देखो जीविका, मेरी शादी का जोड़ा। अरे वाह नैना, तुम्हारी शादी का लहंगा तो बड़ा सुंदर है। वो तो होगा ही, क्योंकि मेरा लहंगा लाखों का है। नैना अपना लहंगा जीविका को दिखा ही रही थी कि मंदा वहां आकर कहती है, अरे नैना बावली हो गई है, देख कैसे ललचाई नजरों से तेरा लहंगा देख रही है। ये सुन लड़की, आज शाम से मेरी नैना की शादी की रस्में शुरू हो रही है, इसलिए अपने मनहूस कदम कमरे से बाहर मत निकालना। और हाँ, अपने शादी के जोड़े का जुगाड़ तू खुद से कर लेना। चल नैना। पूरे घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। मेरे पास तो शादी का जोड़ा भी नहीं, शायद माँ के संदूक में कुछ मिल जाए, देखती हूँ। जीविका जल्दी से अपनी माँ के संदूक को खोलती है, जिसमें लाल रंग का एक खूबसूरत सा लहंगा रखा होता है। गुजरते दिनों के साथ उसकी शादी का दिन आता है। जीविका उस लहंगे को पहनकर शीशे के सामने खड़ी हो जाती है। उस लहंगे ने जीविका के रूप में जान डाल दी थी। देखो माँ, तुम्हारी बेटी दुल्हन बन गई। बताओगी नहीं इस लहंगे और दुल्हन के लिबास में मैं कैसी लग रही हूँ? ऐसा कहते हुए जीविका अपनी माँ के फोटो के सामने फपक फपक कर रोने लगती है। तभी उसकी आंखों के आगे अपने सौतेले माँ, बहन और पिता का बुरा बर्ताव उभर उठता है और जैसे बरसों बाद जीविका अपने लिए सोचती है। ये गाजे बाजे की गूंज बार बार मुझे एहसास दिला रही है कि मेरे अपने मुझे दुल्हन बनकर दलदल में धकेल रहे हैं। अब मैं और अपनी जिंदगी न्योछावर नहीं कर सकती। तुझे जाना होगा जीविका। जीविका दुल्हन के लिबास में अपने नए सफर के लिए निकल पड़ती है। भागती भागती वह एक सुनसान सड़क पर आ पहुंचती है। तभी कुछ खनकने की आवाज उसे सुनाई देती है। जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखती है तो पूरे सड़क पर सोने के सिक्के बिखरे हुए थे और इसके लहंगे से निकल रही रोशनी पूरी सड़क पर छिटकी हुई थी। तभी एक अक्ष उसकी आंखों के सामने आ खड़ा होता है। जीविका, डरो मत, ये मेरा ही जादुई जोड़ा है। तुम्हें याद है, तुम्हें एक सपना आया करता था। मैं तुम्हें उस सपने से इसी जादुई लहंगे के बारे में बताती थी। ये जादुई लहंगा तुम्हारे हर जरूरत को पूरा करेगा। अलविदा जीविका। जादुई लहंगे से जीविका को अपने नए जीवन को शुरू करने का जरिया मिल गया। वह सोने के सिक्कों को सुनार से बेचकर दूसरे शहर आ पहुंची, जहां वो एक घर लेकर रहने लगती है। मेरी माँ के जादुई लहंगे, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, क्या तुम मुझे खाने को दे सकते हो? जीविका के इतना कहते ही जादुई लहंगा हवा में लहराने लगता है और उसके भीतर से एक सुनहरी रोशनी पूरे घर में उमड़ते घुमड़ते हुए अपने अंदर से स्वादिष्ट खाने की थाली उसके सामने पेश करती है। ये खाना तो मेरी भूख से बढ़कर है। शुक्रिया मेरे जादुई लहंगे इस खाने के लिए। जीविका पेट भर कर खाना खाती है। ऐसे ही समय बीतता चला जाता है। फिर एक दिन जीविका खुद से बोलती है, शुक्रिया मेरे जादुई लहंगे, तुमने मुझे जुल्म के उस घर से निकालकर जीना सिखाया। मगर अब मैं अपनी माँ के जादुई लहंगे से गरीब लाचार लोगों की मदद करना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे तुम्हारी साथ और सहयोग की जरूरत है। मुझे सोने के सिक्के दो। जीविका के ऐसे कहते ही जादुई लहंगे में एक बड़ी चमक इठलाते हुए अपने अंदर से सोने के सिक्कों की बौछार कर देती है, जिसे लेकर जीविका लाचार लोगों की मदद के लिए निकल पड़ती है। तभी उसे दुल्हन के जोड़े में सजी हुई एक लड़की पुल पर खड़ी नजर आती है। ठहरो जरा, तुम ये क्या कर रही हो? मैं जीना नहीं चाहती। मेरे गरीब पिता ने पाई पाई जोड़ कर रखी थी, मगर अब लड़के वालों ने पूरे 50,000 की रकम बढ़ा दी। तुम बताओ मेरे बाबूजी एक झटके में कहाँ से लाएंगे उतने पैसे? मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये लो, ये खरे सोने के सिक्के हैं, इसे तुम रखो। जाओ बहन, अपना घर बसाओ।
दिया जीविका को शुक्रिया बोलकर वहां से चली जाती है। जीविका के कदम बिना रुके जादुई लहंगे से लगातार लाचार लोगों की मदद करते गए। एक रोज व्योम नाम का एक लड़का उसके घर आया। जी कहिए, किससे मिलना है आपको? मेरा नाम व्योम है, मैं एनजीओ चलाता हूँ। एक अकेली लड़की होकर आपने लाचार लोगों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया, कितनी ही लड़कियों का घर बसाया। मुझे हमेशा से आप जैसी जीवन साथी की खोज थी। मैं आपके जीवन में शामिल होना चाहता हूँ जीविका जी। जीविका की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगते हैं। शायद उसके हाथों हुए लाचार लड़कियों का घर बसाने का फल था, जो आज उसके अंधियारे जीवन में व्योम जुगनू बनकर आया था। जीविका ने शादी के लिए फौरन हाँ कर दी, जिसके बाद व्योम गाजे बाजे के साथ बारात लेकर उसके घर आता है। जादुई लहंगे में दुल्हन बनकर खड़ी जीविका कहती है, देखो माँ, आज तुम्हारी जीविका दुल्हन बनी है। आज तुम्हारी अनाथ बेटी का घर बसने जा रहा है। मुझे आशीर्वाद दो माँ। एकाएक जादुई लहंगे से एक चमक उसकी आंखों के सौंजे फूट पड़ती है, जो उसकी माँ लाजो का रूप लेती है। जुग जुग जियो मेरी बच्ची, ईश्वर तेरी शादीशुदा संसार को शारोन के गुलाब के रंग भरे। मेरा साया हमेशा तेरे जादुई जोड़े में तेरे साथ साथ रहेगा जीविका। ये कहकर लाजो की आत्मा जादुई लहंगे में घुल मिल जाती है, जिसके बाद पूरे विधि विधान से जीविका की शादी व्योम से हो जाती है। आज जीविका की जिंदगी में ज्यादती जुल्म के बरसों बाद उसके हक की खुशी मिल गई। देहाती बहू के घर आई दो बिलायती ननद। अरे लड्डू की अम्मा कहाँ हो? अरे लड्डू के पिताजी, मैं यहाँ हूँ। अरे लड्डू की अम्मा, तुम्हें पता है आज अमेरिका से मेरी 2 बहनें आ रही हैं। क्या कहा लड्डू के पिताजी? अमेरिका से आपकी बहनें आ रही हैं? हाँ बिदिया, मैं चाहता हूँ कि तुम उनकी खातिरदारी में कोई कसर न छोड़ो। अरे लड्डू के पिताजी, आप चिंता काहे करते हैं? हम आपकी बहनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। हाँ ये तो मुझे पता है लड्डू की अम्मा, तुम बहुत अच्छे से ख्याल रखोगी। चलो मैं उन्हें एयरपोर्ट लेने जा रहा हूँ, जब तक तुम घर की साफ सफाई अच्छे से कर लो। ऐसा कहकर जीतराम एयरपोर्ट पर अपनी दोनों विलायती बहनों को लेने के लिए चला जाता है, जिसके बाद वह अपनी दोनों बहनों को एयरपोर्ट से आते हुए देख हैरान रह जाता है। अरे मोरी मैया, ये क्या देख लिया मैंने? मेरी बहनों ने ये कैसे कपड़े पहने हैं? जैसे ही जीतराम अपनी दोनों बहनों को देखता है, वह उनको उनके नाम से पुकार कर कहता है, अरे चमेली, चांदनी, तुम दोनों आ गई। और तुमने ये क्या पहना है? ऐसे कपड़े पहनकर गांव जाओगी तुम? अरे अगर ऐसे जाओगी तो गांव के सभी लोग मेरे ऊपर थू थू करेंगे। अरे भैया, चांदनी क्यों बोल रहे हो? मेरा नाम साइना है, साइना। और भैया मेरा नाम चमेली नहीं, चेरी है, चेरी। अरे चांदनी, चमेली, तुम दोनों अपने जितने भी नाम बदल लो, मेरे लिए तो तुम चांदनी और चमेली ही रहोगी। अब चलो, तुम्हारी भाभी तुम्हारा घर पर इंतजार कर रही हैं। ऐसा कहकर जीतराम उन्हें घर ले आता है। रास्ते में जब गांव के सभी लोग चांदनी और चमेली को देखते हैं तो सभी उन्हें घूरने लगते हैं। अरे भैया, ये गांव के सभी लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझे तो गांव में आकर ऐसा लग रहा है जैसे बावले गांव में ऊंट आ गया। ये सब तो तुम्हारे उन कपड़ों का कमाल है। अरे विदेश में मैंने तुम्हें अपनी संस्कृति को बदलने के लिए नहीं भेजा था। अहो भैया, ये तो आजकल का फैशन है, फैशन। क्या साइना, तुम भी किसको समझा रही हो? भैया तो आज भी गांव के गवार ही हैं। देख चमेली, फिर से मुझे अगर गवार कहा तो अच्छा नहीं होगा। ओहो भैया, कितनी बार समझाया है मैंने आपको, मेरा नाम चमेली नहीं चेरी है। अरे मेरे लिए तो तुम चांदनी और चमेली ही रहोगी, चाहे कितना भी मुझे समझा लो। चलो अब घर आ गया। जैसे ही वह अपने घर के आंगन में आकर खड़ी होती है, उनके पैर गोबर में धंस जाते हैं। छी 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 यार, कितना गंदा है ये, कितनी गंदी बदबू आ रही है। शिट यार, मेरी पूरी सैंडल ही गोबर में गंदी हो गई है। तभी बिंदिया उन दोनों को देखकर कहती है, इन्हें देखकर मालूम पड़ा था इनकी विलायती बहनें आ गईं। अरे लड्डू की अम्मा, वहाँ खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? अपनी ननद का स्वागत नहीं करोगी? अरे लड्डू के पिताजी, स्वागत तो हुई गवा। इन्होंने आते ही पोते पोताए आंगन में अपने पैर छपाकर ही अपना स्वागत कर लिया है। मुझे इसकी बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही। मुझे लग रहा है कि मैं अभी बेहोश हो जाऊंगी। अरे लड्डू की अम्मा, जाओ मेरी बहनों के पैर दबा दो।
अगर विलायत से आई है तो इन्हें यहाँ की आदत नहीं है। हाँ लड्डू के पिताजी, अभी धुलवा देती हूँ। बिंदिया चमेली और चांदनी दोनों को ले जाती है और उनके पैर धुलवाती है, जिसके बाद वह दोनों को खाट पर बैठने के लिए कहती है, तुम दोनों यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे अपनी गौरी से दूध निकालना पड़ेगा। बिंदिया ऐसा कहकर सामने खड़ी उसकी गाय, जिसका नाम उसने गौरी रखा हुआ था, वह उसके स्तन पकड़कर एक लोटे में दूध निकालने लगती है, जिसे देखकर चमेली का मन खराब हो जाता है और वह उसी समय उल्टी कर देती है। अरे चेरी, ये क्या हो गया है तुम्हें? अगर तुम ऐसा करोगी तो मुझे भी उल्टियां हो जाएंगी। हे भगवान, ये हमारी गवार भाभी कैसी है? बताओ, इस गाय के निकले हुए दूध की चाय हम कैसे पिएंगे? बिंदिया दूध ले जाकर चाय बनाना शुरू करती है। थोड़ी ही देर में बिंदिया अपने कमरे से साड़ी निकाल कर लाती है और अपनी दोनों ननद को देते हुए कहती है, लागत है तुम्हारे अमेरिका में कपड़े की बहुत कमी है, तभी तो तुमने आधे नंगे कपड़े पहने हुए हैं। मेरी मानो, इन साड़ियों को पहन लो, नहीं तो गांव वाले तुम्हारा मजाक उड़ाने लगेंगे। ओहो, तुम जैसे गवार औरत को आखिर कैसे पता होगा इतने फैंसी और लेटेस्ट मॉडल वाले कपड़े के बारे में? तुम्हें पता भी है ये कपड़े कितने महंगे हैं? तुम्हारी इस 2 कौड़ी की साड़ी से तो बहुत महंगे हैं। ओह प्लीज, तुम हमसे दूर रहो, तुम तो हमारी भाभी कहलाने के लायक भी नहीं हो। तुम्हारी जैसी गवार और बिल्कुल गवार भाभी हमारी कैसे हो सकती है? बिंदिया यह सुनकर उदास हो जाती है, जिसके बाद वह चुपचाप जाकर चाय बनाने लगती है। बिंदिया अपनी दोनों ननद को चाय लाकर देती तो उसकी दोनों ननद चाय तक नहीं पीती। देखते ही देखते चांदनी और चमेली दोनों ही बिंदिया को बहुत ज्यादा नखरे दिखाने लगती हैं। ऊपर से वह छोटे छोटे कपड़े पहनकर गांव में यहाँ से वहां घूमती रहती है। एक दिन बिंदिया की पड़ोसन राधिका उससे कहती है, अरे बिंदिया, तेरी इन बेलायती ननद को तो समझाती क्यों नहीं है? भला इतने छोटे छोटे कपड़े पहनकर गांव में घूमेंगी तो हमारे गांव के जवानों का क्या होगा? अब क्या बताऊं राधिका बहन, इतना तो समझाती हूँ अपनी ननद को, लेकिन बेलायती है ना, हमारे बस में कहाँ आएंगी। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद चांदनी और चमेली के शहर से कुछ दोस्त उनसे मिलने आते हैं। शुक्र है रोहन, तुम यहाँ आए तो सही। मुझे तो इस गांव में हर तरफ गवार और देहाती लोगों के अलावा और कोई दिख ही नहीं रहा था। राघव, काफी टाइम हो गया है, मैंने कोई पार्टी शार्टी नहीं की है, चलो क्यों ना आज एक पार्टी ही कर ले। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, काफी समय बाद हम लोग मिले हैं, एक पार्टी तो बनती है। तो आज की रात हम लोग घूमने के लिए बाहर चलेंगे, मैं अपनी कार ले आऊंगा। वह सभी पार्टी का इंतजाम करने लगते हैं, जिसके बाद रात के समय चांदनी और चमेली अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए बाहर चली जाती हैं। लेकिन पार्टी के बहाने रोहन और राघव दोनों ही चांदनी और चमेली का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अरे ये लो और पियो, देखो इतनी सारी शराब मैं तुम्हारे लिए ही तो लेकर आया हूँ। अगर और शराब पी तो अब मैं बेहोश ही हो जाऊंगी। बस करो रोहन, अब मैं और नहीं पी सकती। देखो, मुझसे चला भी नहीं जा रहा, अब तुम दोनों हमें घर तक छोड़ आओगे। अरे अभी जल्दी ही क्या है, अभी तो माहौल गर्म हुआ है, अभी तो हमें थोड़ी थोड़ी शराब चढ़नी शुरू हुई है। ऐसा कहकर रोहन चमेली के करीब जाने लगता है, जिसके बाद चमेली उसे बार बार अपने आप से दूर करती है। वहीं राघव भी चांदनी के पास जाता है। देखो, तुम हमारे दोस्त हो, हमसे दूर रहो। अरे अरे क्या हुआ, तुम परेशान क्यों होती हो? हम पर भरोसा रखो, हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगे। तभी वहाँ पर जीतराम और बिंदिया दोनों पहुँच जाते हैं और राघव और रोहन को ऐसा करते हुए देख आग से बबूला हो जाते हैं। जिसके बाद बिंदिया एक डंडा उठाती है और जीतराम और राघव उसके साथ ही रोहन को पकड़ लेता है। अरे ससुरा का नाती, तोहार इतनी हिम्मत की तो हमारी ननद के ऊपर बुरी नजर डालोगे? रुक, आज हम तुम्हें संस्कृति का एक एक पाठ पढ़ाएंगे। अरे लड्डू की अम्मा, जितना भी आज तक देसी घी तुमने खाया है, आज उस देसी घी को इन दोनों के ऊपर अच्छे से निकालना। बिंदिया डंडा उठाकर राघव और रोहन के ऊपर बजाना शुरू कर देती है। इतना पिटने के बाद रोहन और राघव दोनों जीतराम और बिंदिया से माफी मांगते हुए कहते हैं, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज के बाद हम कभी भी किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं करेंगे। हमें हमारा सबक मिल गया है, इसलिए हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, हमें छोड़ दो। जीतराम उन दोनों को छोड़ देता है, जिसके बाद वह अपनी दोनों विलायती बहनों से कहता है, अरे देखा तुम दोनों की आजादी के चलती आज तुम दोनों की इज्जत तुम्हारे हाथ से चली जाती। हमें सब समझ आ गया है, हमारी गलती के लिए हमें माफ कर दीजिए। हम दोनों ने अपनी संस्कृति को समझा ही नहीं। आज के बाद हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो भैया भाभी।
जीतराम और बिंदिया दोनों चांदनी और चमेली को वापस घर ले आते हैं, जिसके बाद से चांदनी और चमेली धीरे धीरे अपनी भाभी के साथ रहकर गांव की सभी संस्कृति और संस्कार सीखने लगती हैं। उसी समय से वह गांव के रंग में ढल जाती हैं और अपने भैया भाभी के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। घमंडी देवरानी। पूरा घर फूलों और लड़ियों से सजा धजा हुआ था। शहनाइयों की गूंज दूर तक सुनाई पड़ रही थी। तभी पार्वती कहती है, राज भैया, आप इस दुल्हे के जोड़े और सेहरे में बहुत जच रहे हैं। ईश्वर आपको हर बुरी बला से बचाए। भाभी माँ, जब तक आप और भैया का साया मेरे सर पर है, मुझे भला किसी की नजर क्या ही लगेगी। दोनों देवर भाभी बातें ही कर रहे थे कि तभी कमरे में राज का बड़ा भाई सुनील आकर कहता है, अगर देवर भाभी का भरत मिलाप खत्म हो गया हो तो चले, बारात निकलने का वक्त आ चला है। दूल्हा बारात के संग दुल्हन के घर पहुंचता है, जहां दुल्हन की माँ शुभ्रा कहती है, आप सभी का स्वागत है। विवाह का मुहूर्त होने वाला है, मैं दुल्हन को लेकर आती हूँ। दुल्हन की माँ शुभ्रा कमरे में आकर अपनी बेटी को भड़काते हुए कहती है, मौली, अपनी माँ की बात ध्यान से सुन। तेरे होने वाले पति के लिए उसके भाई और भाभी सीता और राम हैं। ये तुझे तय करना है कि तुझे उसको लक्ष्मण से विभीषण में कैसे बदलना है। हाँ, फिक्र मत करो माँ, एक बार बस उस घर में मेरे कदम पड़ने दो, फिर मैं ऐसी फूट डालूंगी कि सब कुछ बदल जाएगा। मौली के मन में पहले ही काफी कड़वाहट भर चुकी थी। विधि विधान के साथ शादी संपन्न होने के साथ सभी बाराती दुल्हन के साथ रवाना हो जाते हैं और गृह प्रवेश के वक्त पार्वती कहती है, हमारे इस छोटे से परिवार में तुम्हारा स्वागत है देवरानी जी। अगर आपकी भारी भरकम परंपराएं खत्म हो गई हो तो मेरा रास्ता छोड़ दीजिए, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। हटिए मेरे आगे से। देवरानी का ऐसा रूखा बर्ताव देखकर सभी पड़ोसने बातें बनाने लगती हैं। तभी जमुना बोलती है, हाय रे पार्वती, कैसी घमंडी देवरानी बिहलाया है तेरा देवर। नई बहू का ऐसा बर्ताव, राम 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 राम। ऐसी कोई बात नहीं है, वो शादी ब्याह में दुल्हन थक जाती है ना, तो मन चिड़चिड़ा सा हो जाता है। मेरी देवरानी घमंडी नहीं है। इस तरह पार्वती बात को संभाल लेती है, पर समय के गुजरने के साथ देवरानी का घमंडी स्वभाव अब उसे साफ नजर आने लगता है। एक दिन मौली अपनी जेठानी को खूब खरी खोटी सुनाते हुए कहती है, आपने आखिर मेरे पति पर क्या जादू कर रखा है जो वो हमेशा आपका ही गुणगान करते रहते हैं। खुद का बच्चा तो हुआ नहीं और हर रोज आपकी बांझ शक्ल देखकर मेरी भी गोद हरी नहीं हो पा रही। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी पत्नी से ऐसे कड़वे लहजे में बात करने की? पार्वती आज तक इसलिए मां नहीं बनी ताकि तुम्हारे पति के परवरिश में कोई कमी कसर न रह जाए। वाह भैया, अच्छा हुआ कि आज ये बात मैंने अपने कानों से सुन ली। आप दोनों के मन में सच में मेरी पत्नी के लिए कितना जहर है, ये मुझे आज पता चला। अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रहेंगे। रिश्तों को इस कदर बिखरता देखकर पार्वती कहती है, राज भैया, ठंडे दिमाग से काम लीजिए। बरसों जिस घर को हमने प्यार के धागों से बांध कर रखा, गलतफहमी से रिश्तों को बिखरने मत दीजिए। पार्वती की आंखों से आंसू के झरने फूट पड़ते हैं और वो अचानक बेहोश हो जाती है, जिसके बाद डॉक्टर उसका चेकअप करके बताता है, मुबारक हो, आपके घर में नन्हा मेहमान आने वाला है। पार्वती मां बनने वाली है। ये खबर सुनकर पार्वती की घमंडी देवरानी जल भुनकर वहां से पैर पटकते हुए अपने कमरे में आकर बोलती है, ये बरसों की बांझ अचानक गर्भवती कैसे हो गई? अगर इसने इस घर को वारिस दे दिया तो मेरी कोई अहमियत नहीं रहेगी। वो ये कह ही रही थी कि तभी उसे उल्टी आती है और वो प्रेगनेंसी टेस्ट कराती है, जिसमें उसे सकारात्मक परिणाम मिलता है, जिसे देखकर वो कहती है, ये मिली ना कोई अच्छी खबर, मैं भी माँ बनने वाली हूँ। मेरा बच्चा तो इस दुनिया में जरूर आएगा, पर मैं जेठानी जी के बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही पार घाट लगा दूंगी। वक्त तेजी से गुजरने लगता है और दोनों की गर्भावस्था के महीने भी बढ़ने लगते हैं। जहां पार्वती की घमंडी देवरानी पूरा दिन अपने कमरे में आराम फरमाती, तो वहीं उसकी जेठानी पार्वती पूरा दिन कामकाज किया करती। आज भी जैसे ही वो काम खत्म करके बैठी थी कि तभी उसकी घमंडी देवरानी चिल्लाते हुए कहती है, अरे ओ महारानी, कब से गला फाड़ रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा? मुझे मीठा खाने का मन कर रहा है, जाओ जाकर मेरे लिए हलवा बनाओ। ठीक है मौली, तुम थोड़ी देर इंतजार करो, मैं बनाती हूँ। दिन भर की थकी मांदी पार्वती हलवा बनाकर अपनी देवरानी की ख्वाहिश को पूरा करती है। ऐसे ही वक्त बीतता चला जाता है।
एक दिन पार्वती की घमंडी देवरानी साजिश करते हुए उससे कहती है, अब मजा आएगा। जैसे ही जेठानी जी सीढ़ियों से नीचे उतरेंगी, उनका पैर फिसल जाएगा। अब फिर उनके पेट में पलने वाले बच्चे का राम नाम सत्य। घमंडी मौली ऐसा करके अपनी माँ को फोन पर यह बताते हुए बोलती है, माँ, मैंने जाल बिछा दिया है। अब जैसे ही वो सीढ़ियों पर कदम रखेगी तो फिर अलग ही नजारा होगा। शाबाश बिटिया, आज तो तेरे रास्ते का कांटा साफ हो जाएगा। मौली को यह खबर नहीं थी कि उसकी षड्यंत्र भरी बातें दरवाजे पर खड़ी पार्वती ने सुन ली हैं और वो रोते हुए कहती है, अपने अहंकार के कारण आज मेरी ही देवरानी मेरे अंदर पल रही मेरे बच्चे को मारना चाहती थी। वक्त लगातार ऐसे ही गुजरता जाता है और घमंडी मौली अपनी जेठानी के पेट में पल रहे बच्चे को खत्म करने के लिए एक के बाद एक साजिश रचती रहती है। आज भी वो कहती है, अब इन छोटे मोटे पैतरे आजमाने से कुछ नहीं होने वाला। आज मैं कच्चे पपीते से बना जूस धोखे से जेठानी जी को पिला दूंगी, फिर उनका बच्चा खत्म हो जाएगा। उसे खबर न थी कि उसका पति राज सब कुछ सुन और देख लेता है और उसे थप्पड़ जड़ते हुए कहता है, अच्छा हुआ कि आज तुम्हारे चेहरे का नकाब उतरते मैंने खुद देख लिया। धोखेबाज छली औरत, अब समझ आया कि मेरी भाभी माँ गलत नहीं थी, बल्कि तू ही हमारे बीच मंथरा की तरह फूट डलवा रही थी। प्रेग्नेंट तुम अकेले नहीं थी, भाभी भी थी, पर दिन भर वो तुम्हारी खातिर करने से पीछे नहीं हटती थी। और आज तुम्हें उन्हीं की खुशियां उजाड़ना चाहती हो। राज, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, प्लीज। अब मैं तुम्हें एक पल भी अपने घर में नहीं रहने दूंगा। जब से तुमने हमारे स्वर्ग जैसे घर में कदम रखा है, सब कुछ नरक हो गया है। निकल जाओ यहाँ से। राज, मैं माँ बनने वाली हूँ, तुम मेरे पति हो और ये मेरा घर परिवार है। मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगी? अगर अपना परिवार समझती हो तो ऐसा घिनौना खेल नहीं खेलती। दोनों में बढ़ रही बहसबाजी की आवाज कमरे से बाहर निकल जाती है और उसके भाई भाभी कमरे में आते हैं और पार्वती कहती है, भैया क्या हुआ? आप मौली को क्यों डांट रहे थे? भाभी, ये इस मंदिर जैसे घर में रहने के लायक नहीं है। आपको पता है, इसने आपके बच्चे को मारने की कई कोशिशें की है और भगवान का शुक्र है कि वो सभी नाकाम हो गई। भैया, मैं सब कुछ जानती हूँ, पर मैं मौली को अपनी देवरानी नहीं, छोटी बहन मानती हूँ। इसीलिए मैं उन सभी बातों को भुला चुकी हूँ। अब आप भी इसे माफ कर दीजिए। पार्वती के कहने पर उसका देवर राज उसको घर में रहने देता है और समय गुजरने के साथ दोनों को एक साथ प्रसव पीड़ा होती है। दोनों भाई उन्हें अस्पताल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर कहते हैं, मुबारक हो, आपकी पत्नी को प्यारा सा बेटा हुआ है। पर एक दुखद समाचार है, मौली का बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है और अब वो फिर कभी मां नहीं बन सकेगी। ऐसा सुनकर सभी मौली के पास आते हैं, जहां राज बोलता है, देख लिया मौली, तुम्हारे बुरे कर्मों की सजा है कि तुमने अपना बच्चा खो दिया। मौली, ये लो, मैं अपने मुन्ना को तुम्हारी झोली में डालती हूँ। पर दीदी, ये तो आपका बच्चा है, मैं इसे आपसे कैसे छीन सकती हूँ? क्योंकि मैं खुद इसे तुम्हें सौंप रही हूँ। आखिर रहेगा तो ये एक ही घर में। दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने आपके साथ कितना बुरा बर्ताव किया, फिर भी आपने इतना बड़ा बलिदान दिया। मैं आपके प्यार के काबिल नहीं, फिर भी आपने मुझे छोटी बहन समझा। आज से ये हम दोनों का अंश होगा।